अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द ट्रांजिस्टर, इसकी टाइप्स और इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव कंपोनेंट एंड दैट इज इस्टेब्लिशिंग ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ट्रांजिस्टर क्या है? एक ऐसा एक्टिव कंपोनेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं उनको डेवलप किया जाता है, यानी हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उसकी बुनियाद ट्रांजिस्टर होता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड एज एम्पलीफायर्स, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल एम्पलीफायर है। एज दी एम्पलीफायर्स दे आर यूज्ड इन हाई एंड लो लेवल फ्रीक्वेंसी स्टेजेस। एम्पलीफायर के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों किस्म के हालात में किया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? आम एम्पलीफायर की एग्जांपल जो है हमारा यानी साउंड सिस्टम होता है, जो कि आजकल ज़्यादातर हम जिसको लाउड स्पीकर का नाम भी देते हैं या साउंड सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि माइक्रोफोन के ज़रिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है और उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर को दिया जाता है। तो यहाँ एम्पलीफायर का जो लफ्ज़ी मानी बनेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट सिग्नल की शक्ल को तब्दील किए बगैर, ये देखें हमारे पास ये इनपुट सिग्नल आ रहा है जो कि माइक्रोफोन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलेगा और ये आगे ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर को देगा, जिसके ज़रिए आवाज़ को ऊंचा किया जाता है या बुलंद किया जाता है। यानी एम्पलीफायर, अब देखें जहाँ भी हमारी रिसेप्शन होगी यानी इनपुट सिग्नल को रिसीव किया जाएगा मोबाइल के अंदर, तो सिग्नल बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको एम्पलीफाई करके ही हम आगे लाउड स्पीकर को देते हैं जो उसको ऑपरेट करवाता है। ऐसे जब हमने ट्रांसमिशन करनी है तो जो इनपुट सिग्नल होता है बहुत ही वीक होता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद ही हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे सर्किट्स हैं उनके अंदर एम्पलीफायर एक बुनियादी जुज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो है स्विचिंग के तौर पे है, यानी स्विचिंग ऑपरेटर्स के तौर पे यूज़ होता है। तो ये आपके सामने ट्रांजिस्टर का व्यू दिखाया जा रहा है जो कि गेट की तरह काम करता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही हम इसको नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो यहाँ से ये इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसको क्लोज कर देता है और एलईडी जो है वो ऑफ हो जाती है। इसकी और एक एग्जांपल देखें, इसके अंदर ये आपके सामने जो है यानी वाटर का फ्लो जो है उसको दिखाया जा रहा है। ये कलेक्टर है, यानी यहाँ पर आकर पानी इकट्ठा हो रहा है और जो ही हम बेस के ज़रिए इस वाल्व को ओपन करते हैं तो इधर से भी फ्लो जो है शुरू हो जाता है और मीटर की तरफ इसका फ्लो हो जाता है। ये सामने भी ट्रांजिस्टर का व्यू दिखाया जा रहा है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर में से करंट का फ्लो पॉसिबल होता है, वरना पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्विचिंग की दूसरी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखें जिसके अंदर रिले के जरिए एक बहुत बड़े सर्किट को भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी स्विचिंग सर्किट की एक एग्जांपल है। यहाँ जैसे ही हम यानी इनपुट बेस को देते हैं तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है रिले के जरिए आगे चलने वाले सिस्टम को ऑन करवा देता है। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े सिस्टम जो हैं उनको हम स्विचिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्विचिंग जो होती है जैसे कि हमारे टीवी सेट के अंदर या रिमोट कंट्रोल के जरिए चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ भी यही चीज़ जो है एज ए ट्रांजिस्टर का यूज़ एज ए स्विच होता है। इसकी तीसरी एप्लीकेशन है एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होते हैं? ऑसिलेटर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो डीसी को एसी में बदलते हैं। ये आपके सामने एक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिखाया जा रहा है जो कि आपके सामने नहीं डीसी सिग्नल को पल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सर्किट जो हैं ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑसिलेटर जो हैं आजकल इसकी आम एग्जांपल जो हम ले सकते हैं वो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला यूपीएस हैं। यूपीएस को जो हम सप्लाई देते हैं वो बैटरी से दी जा रही होती है और उसके आगे ट्रांजिस्टर लगा के हम उसको पहले एसी में बदलते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के जरिए उसको स्टेप अप करके यूज़ करते हैं। तीसरी इसकी एग्जाम्पल जो है वो मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी या कैरियर वेव के साथ मिक्सअप किया जाता है। जैसा कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। तो ये सारा काम जो है ट्रांजिस्टर के जरिए ही पॉसिबल होता है। तो यानी ट्रांजिस्टर एज ए मॉड्यूलेटर भी इस्तेमाल होता है, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है
ये सब के अंदर यही सिलसिला होता है। तो ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे कैरियर वेव के अंदर, तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव पैदा हो जाएगी। एक और एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, अगर हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वेव कैरियर वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड आने वाले सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक, और अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो हमारे जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट सिग्नल के मुताबिक जो है वो बदल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो आइए ट्रांजिस्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी जो है कंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसका आगे करंट का फ्लो कैसे होता है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रांसफर एंड रजिस्टर, which means that transfer of resistance take place from इनपुट टू आउटपुट सेक्शन। यानी ट्रांजिस्टर जो है दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसफर और रजिस्टर का, जिसका मैंने ये हो गया कि रेजिस्टेंस जो कहीं वाक़े हो रही है उसके इनपुट से आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफर कर देना। इट इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग वन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिटवीन अदर टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बनाया जाता है एक टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी पी रीजन या एन रीजन को दूसरे पी या एन रीजन के दरमियान सैंडविच बनाकर। एन इसकी दो टाइप्स हैं, जिसको हम NPN ट्रांजिस्टर या एक और PNP भी नाम देंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर कंटेन पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि नाम से आ रहा है कि साइडों पे दोनों N होंगे और दरमियान में P रीजन होगा, जबकि PNP के अंदर जो हमारा N रीजन है वो सैंडविच्ड होगा बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर के। फिगर के जरिए आप देखें तो ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर का व्यू दिखाया जा रहा है। तो इसमें P रीजन जो है वो सेंटर में होगा और दोनों साइडों पर N रीजन होंगे। तो जिसके नतीजे में यहाँ पर हमारे यानी PN जंक्शन एक लेफ्ट साइड पे बन जाएगा और एक राइट साइड पे PN जंक्शन बन जाएगा, यानी ये दो PN जंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर आपने NPN बनाना है तो ये P सैंडविच होगा, अगर PNP बनाएंगे तो N जो है वो दरमियान में आएगा, P साइडों पे जाएगा। अब इनके जो बाकायदा नाम रखे जाते हैं, एक जो साइड है उसको एमीटर का नाम दिया जाता है, जो दरमियान वाला रीजन है इसको बेस का नाम दिया जाता है, और जो तीसरा रीजन है उसको कलेक्टर का नाम दिया जाता है। इनके नाम क्यों रखे जाते हैं इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब इनकी सिंबल जो बनाई जाती है तो ये एक लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर दो लाइनें ऊपर को लगाई गई हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से एमीटर और कलेक्टर कौन सा है? तो ये हमारा NPN है। यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको मैं वजाहत कर देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। आप यहाँ एरो के निशान पे ज़रा गौर करें, यहाँ आपको एरो का निशान जो है बाहर की तरफ को नज़र आ रहा है। अगर एरो का निशान बाहर की तरफ को होगा, ये मैं ज़रा वादे कर देता हूँ एरो का निशान, ये एरो का निशान जो है यहाँ जो लगाया गया है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा वादे हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये एक टर्मिनल के ऊपर लगाया जा रहा है। असल में एरो का निशान यहाँ पर जो है होल की मूवमेंट की डायरेक्शन को दार करता है। यहाँ ज़रा गौर करें तो इसके ऊपर बेस लिखा हुआ है, इधर एमीटर लिखा हुआ है। ये आपके पास P रीजन है, तो P रीजन से क्या होगा, जो होल्स हैं वो बाहर की तरफ को जाएंगे। और आप जानते हैं जहाँ भी हमने कन्वेंशनल करंट को यूज़ करना है वहाँ हमेशा होल्ड की मूवमेंट जो है वो ली जाती है। तो अगर दरमियान में P रीजन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से होल्ड जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, लिहाजा होल्ड की मूवमेंट जो है वो एरो के निशान से ज़ाहिर की जाती है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर P दरमियान में होगा तो उसमें एरो का निशान बाहर को देंगे, तो लाजमी तौर पर वो P हमारा NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी शक्ल में देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एरो का निशान जो है इनवर्ड दिखाया जा रहा है। इनवर्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ N रीजन है, तो इट मीन यहाँ से जो होल्स हैं वो अंदर की तरफ को मूव करेंगे, यानी हमारे पास जो एमीटर है इधर से देखें तब भी दोनों तरफ से यानी P साइड से होल्ड जो हैं उनकी मूवमेंट N रीजन की तरफ को होगी, इसलिए एरो का निशान जो है अंदर की तरफ को दिखाया जाता है। तो इससे पहचान होती है कि हमारा ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। अब देखें यहाँ पर एरो का निशान इनवर्ड है, तो लाजमी तौर पर बाहर वाली साइड जो है वो P होगी और अंदर वाली N साइड होगी। तो इनके हिस्सों के नाम एमीटर, बेस और कलेक्टर क्यों रखे जाते हैं?
इसकी वजह दरअसल ये है कि जो हमारे पास आपने कैथोड रे का नाम सुना होगा, जो कैथोड रेज होती थी उसके अंदर क्या होता था कि एक हमारे पास कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जब हम इनको बहुत हैवी बैटरी से जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं डीसी, और ये डिस्चार्ज ट्यूब का बिहेवियर भी आप देख रहे हैं, तो ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव है और ये वाला जो है ये पॉजिटिव है। और अगर इसके दरमियान में हम एक और जो है टर्मिनल जोड़ दें जिसके पोटेंशियल को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो होगा क्या कि जब इस हिस्से से इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर इस तरफ को जा रहे होंगे, तो दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको हम आमतौर पे ग्रिड का नाम भी देते हैं, जैसा कि आपने ऑसिलोस्कोप के अंदर देखा है। तो जब हम इसके पोटेंशियल को नेगेटिव कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाएंगे, और जो ही इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है इस प्लेट की तरफ होना शुरू हो जाएगा। अब ये सिलसिला कैसे होगा, यानी ये दरमियान वाला टर्मिनल को कंट्रोल करेगा। अब ये हिस्सा यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के जा रहे हैं, ये वाला रीजन जो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, ये प्लेट जो है असल में नेगेटिव टर्मिनल पर है जो कि कैथोड कहलाती है। तो इसको हमने एमिटर का नाम दे दिया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर जो है बिल्कुल हमारा ट्रांजिस्टर जो है उसके हिस्सों के नाम रखे गए हैं। ये ट्रिक जो है आपको इंशाल्लाह नाम याद रखने में हेल्प करेगा। तो ये प्लेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे ये दरअसल एमिटर कहलाई थी, और उसी निस्बत की बुनियाद के ऊपर जो है इसमें से एक टर्मिनल का नाम एमिटर रख दिया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाने हैं वो एमिटर हो जाएगा। जबकि दरमियान वाला रीजन जिसको मैंने ग्रिड का नाम दिया, ये असल में कंट्रोल करता है यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को। तो जैसे ही ये हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को मजीद आगे जाने देगा, और अगर नेगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। तो इट मीन कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम इलेक्ट्रॉन जो है उनके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इस दरमियान वाले रीजन का नाम जो है बेस रखा गया, यानी इसकी बुनियाद पे ये सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनों को जो हम कंट्रोल करेंगे। जबकि तीसरी प्लेट, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन ने कलेक्ट होना है, इसलिए तीसरे टर्मिनल का नाम जो है वो कलेक्टर रख दिया गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कलेक्शन शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। ज़रा दोबारा देख लें कि एमीटर की वजह क्या है कि जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एमिट करता था उसका नाम एमीटर रखा गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको कंट्रोल किया जाता था वो बेस कहलाई, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं उनको कलेक्टर का नाम दिया गया है। इसकी जो सिंबल है ये साइड पे आप देख रहे हैं, जिनमें एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल दिखाए जा रहे हैं। अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी डोपिंग कैसे की जाती है। नॉर्मली एमीटर लेयर इज हैवीली डोप्ड, बेस लेयर इज लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर लेयर हैज मॉडरेट डोपिंग। तो शक्ल के अंदर आपके सामने एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसकी सिंबल जो है उसको दोबारा दिखा दिया गया। इस तरह पीएनपी जो है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि एरो का निशान जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो सिंबल को यूं समझा जा सकता है। कलेक्टर डोपिंग इज यूजली एक्सपोनेंट 9, बेस डोपिंग इज लाइटली हायर एक्सपोनेंट 10 to 11, और एमीटर डोपिंग इज मच हायर एक्सपोनेंट 17। एमीटर ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, बेस के ऊपर हमने इनको कंट्रोल करना है, और कलेक्टर ने उनको आगे कलेक्ट करवाना है। मजीद अगर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो कंसिस्ट ऑफ 3 अल्टरनेट लेयर्स ऑफ एन एंड पी टाइप, भी पहले भी बयान किया जा चुका है, लेकिन यहाँ उसको ज़रा अच्छे तरीके से दिखा दिया गया कि ये हमारे पास एन रीजन, ये पी उसके दरमियान सैंडविच्ड है, और नीचे फिर एन रीजन, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का व्यू दिखाया गया है। ये दरअसल यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं जो इस तरफ दिखाए गए हैं, और ये बाईपोलर ट्रांजिस्टर हैं जो इस तरफ दिखाए गए हैं। इसके करंट्स के नाम क्या होंगे, बीजेटी यानी बीजेटी बाईपोलर जंक्शन करंट जो है उनको कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो उनकी अलामतें जो है यहाँ पर लिख दी गई हैं। जो एमीटर का करंट है उसकी सिंबल होगी कैपिटल आई, और जो एमीटर और बेस के दरमियान पोटेंशियल है वो VBE कहलाएगा। कलेक्टर करंट को कैपिटल IC से ज़ाहिर करेंगे, बेस करंट को कैपिटल IB से ज़ाहिर करेंगे। कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल है वो VCE, और जो कलेक्टर और बेस के दरमियान है वो VBC कहलाएगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है, और इसमें जो करंट होगा वो IE लिया जाएगा जो कि IB प्लस IC के बराबर होगा, और VCE जो माइनस VBC प्लस VBE के बराबर होगा, ये
जब हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। सिमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी के अंदर भी इन अलामतों को ऐसे ही हम स्टडी करेंगे। ये इसका मज़ीद व्यू देख लें कि इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा। ये इसमें बाइसिंग इसकी दिखाई जा रही है। तो आम रूटीन के अंदर जो इसका अमीटर बेस जंक्शन है, ये आपके सामने कलेक्टर बेस जंक्शन है, ऊपर वाला नीचे वाला अमीटर बेस जंक्शन है। अमीटर बेस जंक्शन को हमेशा ऐसे जोड़ा जाता है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड में हो। तो यहाँ जो बैटरी आप लगाएंगे उसका देखें, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन रीजन से जुड़ा हुआ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी रीजन से जुड़ा हुआ। तो अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, जिसके नतीजे में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। इसका कलर भी ज़रा चेंज कर लें। ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो एरो के निशान निशानदार की गए, ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो ही हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है चल के इस रीजन में आ जाएंगे। अब बेस को थोड़ा सा हमने पॉजिटिव किया हुआ, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके आगे वाले रीजन में ले जाएगा। आगे वाले रीजन में देखें ज़रा, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, अब यहाँ मैं ज़रा आपको वजाहत कर देता हूँ कि जो अमीटर बेस जंक्शन है इसको हमेशा आपने फॉरवर्ड बाइस में रखना है। अमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। इसके आगे मैं सिर्फ कैपिटल एफ लिख देता हूँ। तो आपने ध्यान में रखना है कि अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है। अब आप कलेक्टर बेस जंक्शन को देखें तो ये आपको रिवर्स बाइस नज़र आ रहा है कि यानी आपका जो पी रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर है और जो एन रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस हिस्से में आए थे उनको आगे मज़ीद अट्रैक्शन मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन कुछ इस हिस्से के जो वो भी आगे मूव कर जाएंगे और यूं ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस टर्मिनल की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमें एम्पलीफाइड करंट यहाँ से मिल जाएगा। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इसका मेथड क्या है कि इसको आपने हमेशा कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इट शुड बी रिवर्स बायस्ड, ये एम्पलीफिकेशन के लिए इसका जो है यूज़ है। तो इसको ध्यान में रखना आपने। ये वही फ्लो जो है उसको दोबारा ज़रा दिखा दिया गया। करंट फ्लोज फॉर एनपीएन इन द एक्टिव रीजन, मोस्ट ऑफ द करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द मीटर थ्रू द बेस टू द कलेक्टर। बेस करंट कंसिस्ट ऑफ होल्स क्रॉसिंग फ्रॉम द बेस इनटू द मीटर एंड ऑफ होल्स दैट रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन इन द बेस। यानी उसी फ्लो को दोबारा दिखा दिया गया। इसका मज़ीद इसको एनिमेशन की मदद से हम देखते हैं कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाएगा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बता दिया, दोबारा फिर देख लें कि आपने इसकी जो बाइसिंग है वो हमेशा ऐसे करनी है कि जो मीटर बेस जंक्शन होगा उसको आपने फॉरवर्ड बाइस रखना है। यानी बैटरी ऐसे जोड़ी जाएगी कि जो मीटर बेस जंक्शन है इट मस्ट बी फॉरवर्ड, ताकि जो करंट है उसका फ्लो पॉसिबल हो सके। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है। और यही इसके सर्किट को याद रखने का बेहतरीन तरीका भी है। आप देखें जो ही हम इसको बाइसिंग करेंगे तो देखें ये एन रीजन है और ये पी है। तो यहाँ जो बैटरी जोड़ी जाएगी इसका नेगेटिव टर्मिनल मीटर की तरफ होगा और पॉजिटिव जो है वो बेस की तरफ को होगा। जबकि जो इधर बैटरी जोड़ी जाएगी इसका जो एन रीजन है इसकी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और बेस की तरफ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो देखें बैटरी का जोड़ते ही क्या हुआ। अब ज़रा दोबारा देख लें कि जो ही हम बैटरी लगाएंगे तो जो हमारा मीटर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो स्टार्ट होगा पी रीजन की तरफ और वो तेज़ी से पी रीजन से क्रॉस करके आगे वाले एन रीजन की तरफ यानी कलेक्टर में जाकर जमा हो जाएंगे। तो ये इस तरह जो है ट्रांजिस्टर जो है एक्ट ऑन करता है, इस तरह इसमें से एम्पलीफिकेशन होती है। ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर दिया गया। अगर हम इसकी सर्किट ऊपर वाली जो हमारे पास डायग्राम है उसको सर्किट डायग्राम में बदलें तो ये इस तरह बनाई जाएगी। तो इसमें भी करंट के फ्लो की डायरेक्शन को दिखा दिया गया। ये बाकी चीज़ें जो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी वही इसके साथ लिखी हुई हैं। द मीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। तो मैं इसकी रीडिंग जो है करके ये देता हूँ। मीटर बेस जंक्शन क्या करेगा। The emitter junction is forward biased with the emitter base battery VEB. The collector junction is reverse biased. The forward bias of the emitter base circuit helps the movement of electrons in the emitter and holes in the base toward the junction between the emitter and the base. This reduces the depletion region at the junction. On the other hand, the reverse bias of the collector base circuit forbids the movement of the majority carriers toward the collector base junction and the depletion region increases.
The electrons in the emitter are repelled by the negative terminal of the emitter base junction. Since the battery is thin and lightly doped, base जो है वो बहुत ही thin है, therefore only a very small fraction, about 5% of the incoming electrons combine with the holes. The remaining electrons rush through the collector and are swept away by the positive terminal of the collector base battery. For every electron hole recombination that take place at the base region, one electron is released into the emitter region by the negative terminal of the emitter base battery. The deficiency of electron caused due to their movement toward the collector is also compensated by the electrons released from the emitter base battery. The current is carried by the electrons both in the external as well as inside the transistor. टोटल करंट जो है आई ई होगा जो आई बी जमा आई सी के बराबर होगा। इसी तरह ही जो है पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए होगा। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी तरह पॉसिबल होगा। इसके अंदर भी वही सारी कंडीशन जो है अप्लाई की जाएंगी जो ऑलरेडी बयान की जा चुकी हैं। बस फ़र्क ये होगा कि जो हमारे पास पहले एन पी एन ट्रांजिस्टर था वही पी एन पी ट्रांजिस्टर में तब्दील हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।